हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम आपका जो प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर वाले जो एग्जाम है उसके लिए स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर 4 यूनिट्स हैं आपकी पार्ट बी वाले पोर्शन में, उससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आपके पार्ट बी में जो 4 यूनिट्स हैं, शुरुआती 4 यूनिट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, उसके अंदर आपको स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाला जो सेक्शन है वो पढ़ना है। तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस लगातार करते जा रहे हैं और ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले सेशंस को जरूर अटेंड करें और जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ उस सबको पढ़ के जाएं, क्योंकि इसका स्ट्राइक रेट बहुत ही सुप्रीम रहा था हमारा पिछली बार का। जितने भी मतलब 40 क्वेश्चन ऑब्वियसली इससे पूछे जाने हैं इन 4 यूनिट से, 10 मान लो चारों यूनिट से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और पिछली बार सारे के सारे 40 क्वेश्चन जो थे वो इसी एमसीक्यू सेशन से ही आए थे, बल्कि इसमें से 30-35 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिसमें कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं था, ऑप्शंस भी चेंज नहीं हुए थे। एज इट इज वर्बेटिम क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आ गए थे जो मैंने करवाए थे बिफोर हैंड। तो अगर आप सिर्फ एमसीक्यू के सेशन को अटेंड कर लेंगे तो उससे आपको काफी फायदा होगा, इसलिए आपको किसी भी सूरत में इसको स्किप नहीं करना है। जितने भी एमसीक्यूज में एग्जाम के पहले करवा रहा हूं उसको करके ही जाना है, पढ़ के ही जाना है अलोंग विद द क्लासेस। ठीक है, तो ये सेशन बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। पिछली बार भी यही हुआ था, पिछली बार जितने भी हमने क्वेश्चंस करवाए थे एमसीक्यू के सेशन में, एग्जाम के अंदर उसी में से प्रश्न आए थे, उससे बाहर प्रश्न नहीं आए थे। ठीक है, तो आज भी कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में लेके आया हूं। आज जिन टॉपिक्स पे, वैसे तो ओवरऑल सारी यूनिट्स के टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं एमसीक्यू सेशन में, ऐसे स्पेसिफिक नहीं बनाए हुए हैं, सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। पर आज के सेशन में जो मेन टॉपिक्स पे हमारा फोकस रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उनसे मान के चलिए कि क्वेश्चन आना ही है, बहुत क्रीम टॉपिक जिसको हम बोलते हैं, जैसे एनसीवीईटी है, एआईसीटीई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, संकल्प है, स्ट्राइव है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, उसके बाद आपका स्वॉट एनालिसिस है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, वो जो मैनेजमेंट टीपीओ का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये जो डीजीटी वगैरह है, तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी से एमसीक्यू में लेकर के आया हूं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आप भी मेरे साथ इसका आंसर जो है वो अपने हिसाब से सोच के रखिए, बाद में फिर मैं क्वेश्चन का आंसर बता करके साइड में नोट करते जाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एनसीवीईटी स्टैंड्स फॉर। एनसीवीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। व्हाट डज एनसीवीईटी स्टैंड फॉर, मीनिंग एनसीवीईटी का फुल फॉर्म क्या है, ये किसका एक्रोनियम है। 4 ऑप्शंस है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बी नेशनल कमिटी फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एक्सीलेंस एंड ट्रेनिंग, एंड डी नेशनल सेंटर फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड टेस्टिंग। ठीक है, बहुत ही मिलते जुलते ऑप्शन है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, पिछली बार का भी अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत डीप लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, जनरल क्वेश्चन, क्योंकि ये नया नया सब्जेक्ट है, सिंपल साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या इसका फुल फॉर्म है आपको बताना है, तो आप जानते ही हैं कि इसका जो फुल फॉर्म है that is National Council for Vocational Education and Training, A for Agra. So the correct answer is A. National Council for Vocational Education and Training is the main the answer is the ultimate answer, जो full form है इसका। और ये जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, स्टेब्लिश किया गया है। 2018 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेब्लिश किया था और इसका प्राइम फोकस जो है वो नेशनल लेवल पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे पूरे देश के लिए वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स को डिसाइड करना है। हालांकि और भी बहुत सारे काम है इसके, पर जो प्राइम फोकस रहता है वो स्टैंडर्ड सेट करना, पैरामीटर्स या नॉर्म सेट करना होता है वोकेशनल एजुकेशन के मामले में। इसके लिए बहुत सारे, एक एनएसक्यूएफ करके फ्रेमवर्क है, उसको यूज करता है और उसी के हिसाब से फिर नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को सेट करता है और उसको इंप्लीमेंट करवाता है पूरी कंट्री के अंदर। तो ये इसका मेन काम है। तो सर करेक्ट आंसर आ जाएगा
दैट इज ए फॉर आगरा, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और ये 2018 में बनाया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो मंत्रालय है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, उसके अंतर्गत ही काम करता है। इसके बारे में हमने डिटेल में क्लासेस में पढ़ा है, बहुत ही डिटेल में मैंने 2 घंटे लगा करके इसको पढ़ाया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला, What does AICTE stand for? AICTE का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। What does AICTE stand for? All India Council for Technical Education, All India Committee for Technical Excellence, All India Council for Tertiary Education, Tertiary Education, sorry, All India Council for Tertiary Education and All India Center for Technical Empowerment. 4 options are given here. 4 options आपको दिए गए हैं, मिलते जुलते options हैं। आपको AICTE का फुल फॉर्म बताना है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया कमेटी फॉर टेक्निकल एक्सीलेंस, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टर्शरी एजुकेशन एंड ऑल इंडिया सेंटर फॉर टेक्निकल एम्पावरमेंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए फॉर आगरा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसका भी आंसर आ जाएगा ए फॉर एप्पल, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये जो AICTE है बहुत ही पुरानी बॉडी है। 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी जब हम आजाद भी नहीं हुए थे, स्वतंत्रता से पहले ब्रिटेन की सरकार, इंग्लैंड की सरकार ने इसको बनाया था भारत में। सार्जेंट रिपोर्ट मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाई है। सार्जेंट रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के बाद फिर AICTE का गठन किया गया 1945 में। सार्जेंट रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस के बाद ये बनी थी। बाद में जब गवर्नमेंट, ब्रिटेन की गवर्नमेंट का रूल खत्म हो गया भारत से और आजाद भारत की सरकार बनी, तो इसको कंटिन्यू किया गया। ये जो संस्था थी इसको अस्तित्व में बनाए रखा गया। इसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में काफी इजाफा भी हुआ, बहुत सारे नए नए काम इसको सौंपे गए और ये टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट, यानी कि सेंट्रल लेवल की बॉडी थी, अभी भी चल रही है। तो ये लगातार, मतलब 1945 में पहली बार बनी थी और उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में स्वतंत्रता के बाद भी इसको कंटिन्यू किया गया। पहले तो ये सिंपल बॉडी थी, लेकिन बाद में 1987 में राजीव गांधी के दौर में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया, मतलब इसको वैधानिक दर्जा दिया गया, नॉट संवैधानिक, वैधानिक दर्जा दिया गया। आप जानते ही हैं, शायद आपने पढ़ा होगा कि 1986 में राजीव गांधी के दौर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नई शिक्षा नीति, और उसके बाद 1987 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना करके AICTE को स्टैट्यूटरी दर्जा प्रदान किया। तो अब ये एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, पर यह प्राइमरीली 1945 में बनी थी। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये पूरे देश में तकनीकी शिक्षा से रिलेटेड काम करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। ठीक है, अगला प्रश्न, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दैट इज DDU-KGY, GKY। एक योजना हमारे देश में, बहुत सारी योजनाएं चलती है, उसमें से एक योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU-GKY। आपको बताना है कि जो DDU-GKY है इसका प्राइमरी फोकस क्या है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए, प्रोवाइडिंग financial aid to rural families, B, enhancing the skills of rural youth for employment, C, improving agricultural practices in rural areas, or D, promoting rural infrastructure development. What is the primary focus of Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana? Providing financial aid to rural families, enhancing the skills of rural youth for employment, improving agricultural practices in rural area, or promoting rural infrastructure development. So the correct answer will be B for Bombay. Answer will be B for Bombay. ठीक है ना, ये याद रखिए। ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवा हैं उनको कोई स्किल ट्रेनिंग देना है ताकि उनको कोई रोजगार हासिल हो सके अल्टीमेटली। पर ग्रामीण कौशल योजना फोकस करती है रूरल यूथ, यानी कि ग्रामीण युवाओं पे। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली युवा आबादी को कोई कौशल देना, कोई स्किल सिखाना, कोई ट्रेनिंग देना, कोई वोकेशनल कोर्स देना, कोई भी किसी भी तरह का स्किल डेवलपमेंट उनके अंदर करना ताकि वो लोग किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट में जा सके। ठीक है, तो मेन उद्देश्य है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। किसको, रूरल यूथ को, ग्रामीण युवाओं को। इसमें जो क्राइटेरिया है वो 18 से लेके 35 साल तक का है, 18 to 35। और इसमें जो एलिजिबल है वो ऐसे लोग हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में
निवास करते हैं, जो ग्राम पंचायत और उसकी परिधि में आते हैं, वो लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। शहरी इलाके के रहने वाले बाशिंदे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका डोमिसाइल जो है किसी शहरी क्षेत्र का है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवा जिनकी उम्र 18 से 35 के बीच में है वो इसमें अप्लाई करते हैं और उनको कोई स्किल सिखाई जाती है, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, केंद्र सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है। तो आंसर विल बी बी। अगला प्रश्न, द पीएमकेवीवाई दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाने वाली योजना है। 4 मंत्रालय आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शंस के रूप में। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। सी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। और डी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना विच इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नाउ अभी के कंडीशन में इसका चौथा चरण चल रहा है 4.0। आपको बताना है ये योजना कौन सा मंत्रालय संचालित या लागू कर रहा है। तो सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो मंत्रालय है नवगठित मंत्रालय है, 2015 में इसको बनाया गया है। ये एक नवगठित मंत्रालय है जिसको 2015 में बनाया गया है, तो उसी के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है, तो सही आंसर आ जाएगा बी। देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हमारे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई थी, शुरू की गई थी। अभी फिलहाल इस योजना का चौथा चरण चल रहा है और ये स्किल इंडिया मिशन जो 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था, उस स्किल इंडिया मिशन का ही एक हिस्सा है और उसका सबसे स्पेसिफिक और सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मतलब उसका सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट यही है, एक फ्लैगशिप स्कीम है ये स्किल इंडिया मिशन की। तो इसलिए इसके बारे में जरूर क्वेश्चन आएगा, इसको आप पढ़ते रहिए। मतलब मैंने तो क्लासेस में खैर पढ़ाया ही है, बहुत बड़ी स्कीम है ये। इसका चौथा चरण चल रहा है और इसमें आरपीएल और शॉर्ट टर्म कोर्सेस, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, स्पेशल कोर्सेस, अभी का जो चरण है उसमें रोबोटिक्स, एआई वगैरह पे भी काफी फोकस किया गया है। तो इट्स बेसिकली अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ स्किल इंडिया मिशन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा और जानकारी देते जा रहा हूं हर प्रश्न के साथ, ताकि आपका और होराइजन थोड़ा सा व्यापक होता जाए, थोड़ा और विशाल होता जाए और आपको समझ में आए कि क्या क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्टर स्किल काउंसिल्स इन इंडिया? आपको बताना है कि सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो है, आपको बताना है कि सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो है उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। A. Providing financial aid to industries. B. Developing national occupational standards and QPs, qualification packs. C. Regulating labor laws. और D. Promoting foreign investments. ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, जो मैंने पढ़ाया है क्लासेस में, सेक्टर स्किल काउंसिल जो है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। इंडस्ट्रीज को वित्तीय सहायता देना, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इंडस्ट्रीज को यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र है या जो भी इंडस्ट्रीज है उनको वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल एड देना, नहीं, ये इसका उद्देश्य नहीं है। बी, सी देख लेते हैं पहले, रेगुलेटिंग लेबर लॉ यानी कि जो श्रम कानून है या मजदूरों से रिलेटेड कानून है उनको रेगुलेट करना, नियमित करना, ये भी नहीं है। और डी में क्या है, प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी निवेश को प्रमोट करना या उसको प्रोत्साहित करना, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है डेवलपिंग नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिफिकेशन पैक्स। आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे।
अगर आप एनसीवीईटी पढ़ेंगे तो एसएससी जो है वो एनसीवीईटी के ही अंडर में आती है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो संस्था है, जिसके बारे में अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में चर्चा की, ये जो एनसीवीईटी है इसी के अंडर में एसएससी काम करती है, सेक्टर स्किल काउंसिल। और सेक्टर स्किल काउंसिल्स का काम होता है क्यूपीस को और एनओएस को डेवलप करना, ठीक है ना। ये नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स बनाती है और क्वालिफिकेशन पैक्स को डिजाइन करती है, डेवलप करती है, और ये एनसीवीईटी के ही अंडर में काम करती है। वर्तमान में 35 से अधिक, शायद 38 या 39 के लगभग एसएससी जो है भारत में काम कर रही है, 38 या 39 के लगभग बनती रहती है जो काम कर रही है, और अक्रॉस सेक्टर्स है, ये सारे सेक्टर्स में काम कर रही है। आप कोई भी सेक्टर देखोगे, बहुत सारे सेक्टर्स में, करीब 38-39 सेक्टर्स में ये काम कर रही है, 38 या 39 है समथिंग जो अभी काम कर रही है। ब्यूटी वेलनेस से लेके, शिपिंग से लेकर के, एरोस्पेस से लेकर के, डेटा एंट्री से लेकर के, आप नाम लीजिए, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी से लेकर के डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में सेक्टर स्किल काउंसिल काम करती है, और वो अपने अपने सेक्टर से रिलेटेड एनओएस और क्यूपीस को डिजाइन और डेवलप करती है। ये इनका मेन काम है, और ये एनसीवीईटी के ही अंडर में आती है। तो आंसर विल बी फॉर बॉम्बे। थोड़ा सा व्यवस्थित करके यहाँ पे आंसर्स भी लिखते जाता हूं, ताकि जब आप लोगों को इसका पीडीएफ मिले तो उसका आंसर भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाए ना। सबके आगे आंसर भी हम लोग लिखते जा रहे हैं। इसमें भी है, मोस्टली में भी ही आ रहा है अभी तक। अगला क्वेश्चन, एसएससी कंट्रीब्यूट टू इंप्रूविंग एम्प्लॉयबिलिटी बाय, एसएससी जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी में, यानी कि लोगों को रोजगार दिलवाने में किस प्रकार से मदद देती है, किस प्रकार से योगदान देती है। 4 ऑप्शन है, प्रोवाइडिंग फ्री हाउसिंग, इंश्योरिंग, बी है इंश्योरिंग ट्रेनिंग अलायंस विद इंडस्ट्री नीड्स, सी है रेगुलेटिंग प्रोडक्ट प्राइसिंग, और डी है कंट्रोलिंग मीडिया कंटेंट। तो सही आंसर आ जाएगा बी। ये क्या करती है, इंडस्ट्री की जो नीड्स है उसके मुताबिक प्रोग्राम डिजाइन करती है ट्रेनिंग के लिए, ताकि जो स्किल गैप है उसको ब्रिज अप किया जा सके। यानी कि जो इंडस्ट्री में जो डिमांड है, जो आवश्यकता है, उसके मुताबिक ट्रेनिंग कोर्सेज को डिजाइन किया जाए, ताकि स्किल गैप को ब्रिज अप करें, और जो ट्रेनीज है, जो स्टूडेंट्स है, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको ट्रेनिंग देने के बाद तुरंत कोई रोजगार मिल सके, स्किल गैप ना आए। जैसे इंडस्ट्री की डिमांड है, नीड है, उसी के मुताबिक सिलेबस को या करिकुलम को या ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन किया जाए, ताकि स्किल गैप ना हो, और जो ट्रेनी है, जो कैंडिडेट है, उसको ट्रेनिंग लेने के बाद रोजगार मिल सके। ठीक है, तो सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे, इंश्योरिंग ट्रेनिंग अलाइन विद द इंडस्ट्री नीड्स। ये इसी प्रकार से क्वालिफिकेशन पैक्स को और फ्रेमवर्क को डिजाइन करती है, अलग अलग सेक्टर्स में। अभी जो है काफी सेक्टर्स में काम कर रही है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लाइब्रेरीज सर्कुलेशन डेस्क। देखिए आपके यूनिट 3 में अगर आप देखोगे, पार्ट बी के अंदर जो यूनिट नंबर 3 है, पार्ट बी के अंदर जो यूनिट नंबर 3 है, अगर आप उसको देखोगे तो उसमें एक चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है ना, चैप्टर नहीं मतलब एक टॉपिक है ये, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। मतलब आप ये मत, इनको आप दरकिनार मत कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस आएंगे। ये जो यूनिट 3 है आपकी, मैं आपको बताते चल रहा हूं, अगर आप अपने सिलेबस में जो स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड 4 यूनिट्स दी गई है पार्ट बी के अंदर, उसमें जो यूनिट नंबर 3 है उसमें मैनेजमेंट के टॉपिक्स है। क्योंकि प्रिंसिपल अगर आप बनते हैं तो उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट का भी अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, अच्छा खासा एक्सपोजर होना चाहिए, क्योंकि वहां आपका जो प्राइमरी फंक्शन रहेगा या प्राइमरी जॉब रोल रहेगा, दैट इज द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो इसीलिए अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें भी आपको पढ़नी है, जैसे रेगुलेटिंग अथॉरिटीज क्या होती है, रेगुलेशन कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मैनेजीरियल जॉब्स कैसे परफॉर्म की जाती है। और उसी में क्योंकि इंस्टीट्यूशन के कई अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एडमिशन का डिपार्टमेंट, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट और आपके लेबोरेटरीज वगैरह, उसी में एक डिपार्टमेंट मतलब लाइब्रेरी वाला होता है। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी आपके सिलेबस में एक पार्ट है। तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइब्रेरीज सर्कुलेशन डेस्क।
लाइब्रेरी में जो सर्कुलेशन डेस्क होती है, सर्कुलेशन डेस्क का मुख्य काम क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? एक, कैटलॉगिंग न्यू बुक्स, बी, मैनेजिंग इंटर लाइब्रेरी लोन्स, सी, लेंडिंग एंड रिटर्निंग लाइब्रेरी मटेरियल्स, एंड डी, डेवलपिंग द लाइब्रेरीज बजट। जो सर्कुलेशन डेस्क होती है लाइब्रेरी के अंदर, उसका मुख्य कार्य क्या है, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? नई बुक्स को कैटलॉग में डालना या उसकी कैटलॉगिंग करना, नई किताबों की कैटलॉगिंग करना। बी, जो इंटर लाइब्रेरी लोन्स है उनको मैनेज करना। सी, लाइब्रेरी की किताबों को, मैगजीन्स को या रिसर्च पेपर्स को, जो भी कंटेंट रहता है उसमें, जो मटेरियल रहता है, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, फिजिकल फॉर्म में हो, लाइब्रेरी में जो कंटेंट मटेरियल है, चाहे वो बुक्स हो, मैगजीन्स हो, रिसर्च पेपर्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी हो, आपकी जर्नल्स हो, उस चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, ऐसे लाइब्रेरी मटेरियल को बच्चों को, यानी जो भी लोग होते हैं उनको देना और वापस लेना। लेंडिंग एंड रिटर्निंग मतलब उसको देना लेना, इस कैंडिडेट्स को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को। और चौथा, डेवलपिंग द लाइब्रेरीज बजट, लाइब्रेरी का बजट बनाना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी फॉर कैलकाटा। ठीक है, लाइब्रेरी की जो सर्कुलेशन डेस्क होती है उसका काम होता है बच्चों को किताबें देना और उनसे किताबें वापस लेना एक टाइम पीरियड के बाद। जो मेन सर्कुलेशन डेस्क होती है वो क्या काम करता है, आपको किताबें देता है और फिर किताबें वापस लेता है बच्चों से, एक टाइम पीरियड देता है कि आपको इतने दिन के लिए इश्यू की है, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए इश्यू की है, फिर आपको रिटर्न करना होता है, वो रहता है इसमें। तो आंसर जो है वो सी आएगा। ये सर्कुलेशन डेस्क का काम है, वो किताबों का सर्कुलेशन करती है। किताब में जर्नल वर्नल ये सब शामिल है, किताब का मतलब केवल किताब नहीं, जो भी चीजें रहती है वो सब। अगला क्वेश्चन, Which of the following is the key activity of a training and placement officer? टीपीओ जो होता है यानी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर जो होता है, इनमें से कौन सी उसकी की एक्टिविटी है? ए, कंडक्टिंग रिसर्च फॉर एकेडमिक पब्लिकेशंस, बी, अरेंजिंग इंडस्ट्री विजिट्स एंड इंटर्नशिप्स, सी, टीचिंग रेमेडियल क्लासेस, और डी, मैनेजिंग द लाइब्रेरीज कलेक्शन। तो इनमें से क्या काम टीपीओ को करना चाहिए या उसके करने वाला काम है, उसका फंक्शन है, बताइए। कंडक्टिंग रिसर्च फॉर एकेडमिक पब्लिकेशंस, अरेंजिंग इंडस्ट्री विजिट्स एंड इंटर्नशिप्स, टीचिंग रिमीडियल क्लासेस एंड मैनेजिंग द लाइब्रेरीज कलेक्शन। तो करेक्ट आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। क्या आ जाएगा? बी। वैसे तो टीपीओ के कई काम है, पर इनमें से जो उसका मेन काम है वो है इंडस्ट्री विजिट और इंटर्नशिप्स करवाना बच्चों को। मैंने बहुत डिटेल में ये टॉपिक क्लासेस में पढ़ाया है, बहुत लंबी फहरिस्त भी दी है कि टीपीओ को क्या क्या काम करने होते हैं। उनमें ये जो बी है, जो इंटर्नशिप उनकी कंडक्ट करवाना और इंडस्ट्री विजिट करवाना और इंटर्नशिप करवाना, ये काम है। बाकी एकेडमिक पब्लिकेशन के लिए रिसर्च करना ये टीपीओ का काम नहीं है। लाइब्रेरी का कलेक्शन मैनेज करना, इसमें भी टीपीओ का कोई रोल नहीं रहता डायरेक्टली। और रिमीडियल क्लासेस लगाना, ये भी उसका काम नहीं, उसका कोई डायरेक्ट रोल इसमें नहीं है। इनडायरेक्ट आपको नहीं बताना होता, जो डायरेक्ट स्पेसिफिक आंसर रहता है वो देना रहता है। ऑब्जेक्टिव्स में आपको कोई दूर दराज का आंसर नहीं सोचना है कि अरे ये भी इससे हो सकता है, जो डायरेक्ट स्पेसिफिक जवाब है वो देना होता है। तो सही आंसर आ जाएगा बी। टीपीओ के कई काम है, उसमें से एक काम ये भी है कि वो बच्चों को इंटर्नशिप करवाए और इंडस्ट्रियल विजिट करवाए, ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट हो या एम्प्लॉयबिलिटी में इजाफा हो, बड़े एम्प्लॉयबिलिटी। टीपीओ का काम होता है बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिलवाना, उसके लिए जो जो काम करने होंगे वो करेगा। जीडीपीआई के सेशन आयोजित करना, ग्रुप डिस्कशन के सेशन करवाना, पर्सनल इंटरव्यूज के करवाना, एप्टीट्यूड और रिटन टेस्ट की क्लासेस कंडक्ट करवाना, इंडस्ट्री वालों से, कंपनी वालों से, कॉर्पोरेट्स वालों से संपर्क करके उनको अपने प्लेसमेंट के लिए इनवाइट करना, बच्चों की इंटर्नशिप करवाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, प्री जॉब प्री एम्प्लॉयमेंट के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए वो है ना, इंडस्ट्री विजिट्स करवाना ताकि उनको एक्सपोजर मिले, है ना, वो सब काम इसके रहते, बहुत सारे काम है। तो मेन इसमें से बी रहेगा। अगला क्वेश्चन, द टर्म ओपैक इन लाइब्रेरी साइंस स्टैंड्स फॉर। ये फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट का ही प्रश्न है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन है। ये पूछा जा रहा है कि ओपैक का क्या मतलब होता है लाइब्रेरी साइंस में। लाइब्रेरी साइंस जो है उसमें ओपैक शब्द का क्या मतलब होता है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटेलॉग, ओपन फिजिकल आर्काइव कलेक्शन, ऑर्गेनाइज्ड पीरियोडिकल एक्विजिशन कमिटी और ऑफिशियल पब्लिकेशन एडवाइजरी काउंसिल। लाइब्रेरी साइंस के मामले में, यानी लाइब्रेरी मैनेजमेंट के मामले में या लाइब्रेरी विज्ञान के मामले में, लाइब्रेरी शास्त्र के मामले में, कुछ भी बोल लो, ओपैक का क्या मतलब है? ओपेक किसका शॉर्ट फॉर्म है? ओपेक का फुल फॉर्म आपको बताना है।
ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ओपन फिजिकल आर्काइव कलेक्शन, ऑर्गेनाइज्ड पीरियोडिकल एक्विजिशन कमिटी और ऑफिशियल पब्लिकेशन एडवाइजरी काउंसिल। तो ओपेक जो है उसका सही मतलब उसका जो फुल फॉर्म होता है वो है ए फॉर आगला, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। आजकल ये खूब चलता है, मैंने क्लासेस में भी पढ़ाया है। आजकल आप देख रहे हैं कि ज्यादातर जो मतलब काफी हद तक लोग जो किताबें वगैरह रेफर करते हैं या जो मटेरियल रेफर करते हैं वो सब ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट में रहता है। तो लाइब्रेरीज भी जो है अपने कैटलॉग को और अपनी बुक्स को डिजिटल फॉर्मेट में एक्सेस अरेंज करती है। और अगर आपको लाइब्रेरी से कोई भी किताब देखनी है कि भाई यहाँ कौन कौन सी बुक्स हैं, तो आप बकायदा उस ऑनलाइन कैटलॉग में जाकर के कैटेगरी चुन करके आप देख सकते हैं। बहुत आसान होता है, आप उसमें कैटेगरी डाल दीजिए, आप उसमें या फिर राइटर का नाम डाल दीजिए, उसमें अलग अलग सर्च बॉक्सेस रहते हैं जिसके मुताबिक आप सर्च कर सकते हो, या तो कैटेगरी वाइज या फिर राइटर के नाम से, और आपको वो एक्सेस दे देता है कि ये किताब इस पर्टिकुलर कैटेगरी में या इस पर्टिकुलर राइटर की कौन कौन सी किताबें अवेलेबल है। तो वो एक कैटलॉग सिस्टम रहता है जो डिजिटल फॉर्मेट में ऑनलाइन रहता है। आप उसको अपनी रुचि के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जॉनरे वाइज या राइटर वाइज आप उसको सर्च कर सकते हो अपनी किताब को। ठीक है, तो ये जो है ओपेक का मतलब होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। उसमें वो जो आपके बॉक्सेस बने रहते हैं और उसमें आप फिर सर्च कर सकते हो। तो सही आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, अंडर विच मिनिस्ट्री डज एनसीवीईटी ऑपरेट? एनसीवीईटी कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? चार ऑप्शन हैं। एनसीवीईटी आप जानते हैं नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। चार ऑप्शन हैं। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सही आंसर है आपका बी फॉर बॉम्बे। जो एनसीवीईटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो 2015 में जो मंत्रालय बनाया गया था उसके अंतर्गत काम करता है। हालांकि एनसीवीईटी का गठन जो है वो 2018 में हुआ है, लेकिन ये कौन से मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो मंत्रालय ये 2015 में केंद्र सरकार द्वारा गठित मंत्रालय है। आप जानते हैं कि 2015 में नेशनल पॉलिसी आई थी हमारे यहाँ, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो नई पॉलिसी बनाई गई थी ये 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा बनाई गई थी, केंद्र सरकार के द्वारा, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इससे पहले भी एक पॉलिसी चल रही थी स्किल डेवलपमेंट के लिए जो 2009 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा बनाई गई थी, लेकिन वो पॉलिसी उतनी व्यापक नहीं थी, उतनी प्रभावशाली नहीं लगी नई सरकार को। तो जब नई सरकार आई 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो उन्होंने 2009 की जो पुरानी पॉलिसी थी स्किल डेवलपमेंट की उसको रिप्लेस कर दिया और नई पॉलिसी बना दी उसकी जगह। उसकी कुछ चीजों को शामिल किया, कुछ को हटा दिया, कुछ नई चीजें जोड़ दी और नई पॉलिसी बनी। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप पे भी फोकस किया गया है और इसका नाम भी बदल दिया गया। इसका नाम नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, जबकि उसमें एंटरप्रेन्योरशिप पे उतना फोकस नहीं था। तो 2015 में पॉलिसी बनी, इसी पॉलिसी के आधार पर 2015 में ही एक नया मंत्रालय गठित किया गया, डेडिकेटेड मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसी मंत्रालय के अधीन एनसीवीईटी आता है। 2018 में यह गठित हुआ था, मतलब एनसीवीईटी 2018 में गठित हुआ, मंत्रालय तो 2015 से ही चल रहा है। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एस्पेक्ट ऑफ लाइब्रेरी प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन? Which of the following is a key aspect of library preservation and conservation? ठीक है, आपको ये बताना है कि लाइब्रेरी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में क्या किया जाता है मुख्यतः। मतलब लाइब्रेरी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का क्या मतलब है, इसमें क्या किया जाता है? ए, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लाइब्रेरी यूजर्स, बी, डिजिटाइजिंग ऑल लाइब्रेरी मटेरियल, सी, कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी,
एंड डी एक्सपेंडिंग द लाइब्रेरीज फिजिकल स्पेस। आपको ये बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से लाइब्रेरी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के तहत क्या चीज की जाती है। अगर हम बोल रहे हैं, पहले प्रश्न समझिए, अगर हम ये बोल रहे हैं कि लाइब्रेरी का प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन करना है तो प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के तहत इनमें से क्या चीज की जाएगी। प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, संरक्षण बोल सकते हैं शायद, गॉड नोज हिंदी शब्द क्या है इसका, संरक्षण बोलते हैं वैसे, लेकिन आप अंग्रेजी ही याद रखिए क्योंकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो इंग्लिश में ही आएगा। तो लाइब्रेरी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन अगर करने की बात की जा रही है तो इसका क्या मतलब, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा। पहला ऑप्शन है कि लाइब्रेरी के उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जाएगी, मतलब लाइब्रेरी में पढ़ने वालों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लाइब्रेरी यूजर्स, मतलब ऐसे लोग जो लाइब्रेरी यूज करते हैं उनकी संख्या बढ़ाना, इसका मतलब है। दूसरा बोल रहा है बी, डिजिटाइजिंग ऑल लाइब्रेरी मटेरियल, लाइब्रेरी का जितना भी मटेरियल है, बुक्स है, जर्नल्स है, मैगजीन्स है, डेटा है, उस सबको डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करना है, इसका मतलब। सी बोल रहा है कि कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जो पर्यावरणीय प्रभाव आते हैं किताबों पे, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से किताबें फटती है, खराब होती हैं, कागज धीरे धीरे डीके होने लगता है, उसका भी कई बार दीमकें लग जाती है, कई बार वो उसके रंग उड़ने लगते हैं, कई बार बहुत खराब हालत हो जाती है, फटने वटने लगती है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इससे बचाना लाइब्रेरी के मटेरियल को। और चौथा है एक्सपेंडिंग द लाइब्रेरीज फिजिकल स्पेस, मतलब लाइब्रेरी का एरिया बढ़ा करना, जो फिजिकल स्पेस है उसको बड़ा करना। क्या मतलब है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी, आंसर विल बी सी। जब भी हम लाइब्रेरी के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो डेटा है हमारे पास, जो मटेरियल है, किताबें हो, जर्नल्स हो, मैगजीन्स हो, बुक्स हो, उन सबको अच्छे से रखना। अच्छे से रखना मतलब उसको इन्वायरमेंटल इफेक्ट से बचाना, कि भाई कहीं उसको ऐसी जगह पे रखना कि भाई वो उसमें कोई खतरा ना हो, खराब ना हो, मतलब उसमें दीमक ना लगे, फटे वगैरह ना, है ना, उसका कलर ना खराब हो, कागज ना खराब हो, कहीं उसमें ऐसी जगह ना हो जहां आग वाग लगने की संभावना हो, पानी गिरने की संभावना हो, ऐसा ना हो। कई बार क्या होता है कि कहीं आग लग जाती है तो बहुत सारी किताबें जल जाती है, आप देखते हो नेशनल लेवल पे भी हो जाता है। किसी अभी 4-5 साल पहले दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में एक बार आग लग गई थी। तो आग लगने का खतरा ना हो, पानी गिरने का खतरा ना हो, और भी बाकी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर के जो इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से किताबें खराब हो जाती है, सड़ जाती है, उससे बचाना। तो सही आंसर आ जाएगा सी, इसका मतलब होता है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन, ये मैंने पढ़ाया हुआ है क्लासेस में। स्वॉट एनालिसिस इज अ टूल यूज्ड टू, स्वॉट एनालिसिस का क्वेश्चन है, ये भी यूनिट 3 का ही क्वेश्चन है। यूनिट 3 आपकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, उसका क्वेश्चन है। स्वॉट एनालिसिस जो है वो किस लिए उपयोग में आने वाला टूल है। पहला, कैलकुलेट फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, दूसरा बी, एनालाइज एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सी, डिटरमाइन एम्प्लॉय सैलरीज, और डी, क्रिएट मार्केटिंग स्लोगन। आपको ये बताना है कि स्वॉट एनालिसिस जो है वो किस चीज के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला एक तरीका है, एक टूल है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस कैलकुलेट करने के लिए उपयोग में आता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का विश्लेषण करने के लिए उपयोग में आता है, एम्प्लॉयज की सैलरीज डिटरमाइन करने के लिए उपयोग में आता है, मतलब एम्प्लॉयज की सैलरी निर्धारित करने के लिए, जो मतलब काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी है, उनके वेतन वगैरह निर्धारित करने के काम में आता है, या डी, मार्केटिंग के स्लोगन्स क्रिएट करना, जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए जो स्लोगन्स क्रिएट किए जाते हैं, टेढ़ा है पर मेरा है, या इस टाइप के, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, उस टाइप के जो स्लोगन्स क्रिएट किए जाते हैं जो कैची होते हैं, उसके लिए यूज में आता है। बताइए स्वॉट एनालिसिस क्यों यूज में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी फॉर बॉम्बे, दैट इज एनालाइज एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सही आंसर आ जाएगा बी। एनालाइज एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये आपको डिटेल में पढ़ना है, मैंने क्लासेस में पढ़ा दिया है। स्वॉट एनालिसिस जो है, स्वॉट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। एस फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स।
ये 4 चीजों को इसमें एनालाइज किया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी फॉर्म की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी बॉडी की, किसी भी संस्था की, किसी के भी मामले में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेसेस क्या है। ये इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया। आपके पास क्या शक्तियां हैं, क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट स्ट्रेंथ, माइनस पॉइंट वीकनेस, ये हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट। और आपके लिए बाजार में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेट्स हैं, मतलब कौन से अवसर हैं और कौन से चुनौतियां हैं। तो ये दोनों होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या अवसर है, मतलब कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप उपयोग में ला करके अपनी बेहतरी कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं, और कौन सी चुनौतियां हैं आपके सामने। तो ये दोनों एक्सटर्नल फैक्टर्स है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, तो सही आंसर आ जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे। ये आपको और डिटेल में पढ़ना है, मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है इसको क्लासेस में। अगला क्वेश्चन, द स्ट्राइव स्कीम एम्स टू। स्ट्राइव स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, आपको बताना है इसका उद्देश्य क्या है, किस चीज को ये फोकस करती है। Strengthen institutions for delivering quality vocational training. B. Provide scholarship for higher education. C. Fund infrastructure developing in rural areas. और डी प्रमोट डिजिटल लिटरेसी अमंग सीनियर सिटीजन। स्ट्राइव स्कीम किस चीज पर फोकस करती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। स्ट्राइव और संकल्प मिलते जुलते इनिशिएटिव्स हैं। दोनों इनिशिएटिव केंद्र सरकार द्वारा 2017 में, स्ट्राइव 2017 में शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, एक इनिशिएटिव है ये। क्या है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। नहीं, ये तो नहीं है, ये हायर एजुकेशन के लिए कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करती। फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता देना। नहीं, ये भी इसका काम नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये फंड वगैरह नहीं देती, मतलब उसके बारे में नहीं है ये स्कीम, नॉट अबाउट दैट। प्रमोट डिजिटल लिटरेसी अमंग सीनियर सिटीजन। जो सीनियर सिटीजन है, वृद्ध नागरिक है, उनको डिजिटली लिटरेट करना। नहीं, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। तो तीनों इसके उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है ए फॉर आगरा, स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशंस फॉर डिलीवरिंग क्वालिटी वोकेशनल ट्रेनिंग। इसका फुल फॉर्म ही यही है, स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशंस फॉर डिलीवरिंग क्वालिटी वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन बेसिकली। ठीक है ना। ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में जो काम कर रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसी बॉडीज, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसकी क्वालिटी को और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके पूरे के पूरे सिस्टम को स्ट्रेंथन करना इसका काम है। इसका सही आंसर आ जाएगा ए फॉर आगरा। बाकी तीन इसके फंक्शंस में शामिल नहीं है। इसका मेन फंक्शन जो है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ट्रेनिंग एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एज वेल। ठीक है, तो सही आंसर आ जाएगा ए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया एक प्रोग्राम है जो 2017 से 2017 से चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। दूसरा अगला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता एक और इनिशिएटिव है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, दैट इज संकल्प। संकल्प के बारे में है ये क्वेश्चन। ये पिछली बार के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है संकल्प स्टैंड्स फॉर। संकल्प का फुल फॉर्म क्या है, संकल्प किस चीज का एक्रोनियम है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। ए, स्किल एक्विजिशन एंड नेशनल नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। बी, स्किल एडवांसमेंट एंड नॉलेज एप्लीकेशन फॉर लेबर पार्टिसिपेशन। सी, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। एंड डी, स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर नेशनल नॉलेज एंड लर्निंग प्रोग्राम। अब आपको बहुत ही मिलते जुलते और क्लोज ऑप्शंस हैं, आपको उसका फुल फॉर्म पता होगा तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को टेकल कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड ऑप्शंस आपके सामने है। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका सही आंसर जो है वो आएगा सी फॉर कैलकाटा। संकल्प का फुल फॉर्म होता है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। ये एक इनिशिएटिव है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, केंद्र सरकार ने शुरू किया है, और इसमें स्किल डेवलपमेंट और को मतलब इसमें स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ना और उनको रोजगार से संलग्न करना, संबद्ध करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे देश भर में।
इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट का पूरा माहौल क्रिएट करना, इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, यानी जागरूकता फैलाना, लोगों को अवेयर करना, जो उनके मन में इसके स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के प्रति जो गलत धारणा है उसको खत्म करना, लोगों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स के साथ जोड़ना, लोगों को स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के साथ जोड़ना ताकि उनको कोई ट्रेनिंग दी जा सके और फिर उसके बाद उनको कोई रोजगार हासिल करने में मदद मिल सके। तो ये पूरा जो है इसका फोकस है, तो आंसर आ जाएगा सी। ये इसका फुल फॉर्म भी है, स्किल एक्विजिशन यानी स्किल हासिल करना, नॉलेज अवेयरनेस यानी कि अवेयरनेस फैलाना, और लिवलीहुड प्रमोशन यानी कि रोजगार को बढ़ावा देना। तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which two organizations were merged to form NCVET? NCVET को बनाया गया था किन दो इंस्टीट्यूशंस को आपस में जोड़ करके? ये मैंने क्लासेस में पढ़ाया है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पिछले बार के पेपर में आया था ये प्रश्न। ये मैंने पिछली बार भी करवाया था, मतलब जब NCVET पढ़ाया था तब भी इसके बारे में डिस्कस किया था डिटेल में। उसके बाद MCQs में भी ये क्वेश्चन करवाया था और वर्बेटिम एज इट इज क्वेश्चन मेन एग्जाम में भी आया था। NCVET जो है वो 2018 में केंद्र सरकार ने गठित की थी। जब उसको गठित किया गया था तो कौन से दो बॉडीज को, कौन से दो अलग अलग संस्थाओं को जोड़ करके इसको बनाया गया था, तो वो आपको बताना है। NSDA एंड NCVT यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी एंड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। दूसरा है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC, AICTE एंड UGC। तीसरा है NSDC एंड SSC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड सेक्टर स्किल काउंसिल्स। और चौथा है NAAC, NAAC मतलब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, एंड उसके बाद NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। आपको बताना है कि NCVET का गठन या फॉर्मेशन कौन सी दो बॉडीज को मर्ज करके किया गया, कौन सी दो संस्थाओं को मर्ज करके किया गया है। चार ऑप्शंस आपके सामने, हर ऑप्शन में दो दो संस्थाओं के नाम है। पहले में है NSDA एंड NCVT यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी एंड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। दूसरे में है AICTE एंड UGC, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सी ऑप्शन में है NSDC एंड SSC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड सेक्टर स्किल काउंसिल। और चौथे ऑप्शन डी ऑप्शन में है NAAC एंड NBA। NAAC का मतलब होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल और NBA मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ए फॉर आगरा। ये आपका करेक्ट आंसर है। 2018 में NCVET को बनाया गया था दो एजेंसीज को आपस में मर्ज करने के बाद। एक थी नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी और दूसरी थी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन। इन दोनों को मर्ज करके NCVET का गठन किया गया और मंत्रालय जो जिसके अधीन ये काम करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अंदर ये NCVET कार्य कर रहा है। 2018 में इसको गठित किया गया था, हालांकि फिर 2020 के अगस्त महीने से ये पूरी तरह से फंक्शन में आया। हालांकि इसका काम शुरू तो हो गया था 18 में, लेकिन फुल फ्लेजेड इसकी फंक्शनिंग अगस्त 2020 से शुरू हुई क्योंकि बीच में कोविड आने की वजह से इसका काम रुक गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गठन 2018 में हुआ, फुल फ्लेजेड फंक्शनिंग 2020 में 1 अगस्त से हुई। तो आंसर विल बी ए। ये दोनों एजेंसीज के जो फंक्शंस थे मिलते जुलते थे, तो ये एक ही एजेंसी को सौंप दिए गए मिला के। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज AICTE एस्टैब्लिश्ड? AICTE का पहली बार गठन कब हुआ था? AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन। ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में हालांकि डिटेल में डिस्कस करते हुए बता ही दिया था, बट फिर भी आप बता सकते हैं कि इसका गठन कब किया गया। AICTE कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1945, 1987, 1990, 2000, 1945, 1987, 1990 और 2000। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। आंसर विल बी ए फॉर आगरा, दैट इज 1945। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेज सरकार ने सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर, सार्जेंट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1945 में इसका गठन किया था। बाद में जब भारत आजाद हो गया तो भारत की सरकार, मतलब स्वतंत्र भारत की सरकार ने भी इसको कंटिन्यू किया, चलने दिया इस बॉडी को। हालांकि इसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदले गए, स्ट्रक्चर बदला गया और इसको थोड़ा व्यापक बनाया गया, पर ये तब से चल रहा है 1945 से। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं क्लास में, और मैंने शुरुआत में भी एक बार AICTE का जो प्रश्न आया था उसमें डिस्कस कर दिया है। सार्जेंट रिपोर्ट आई, उसके बाद एक कमेटी बिठाई गई और उसके बाद 1945 में AICTE का गठन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज सरकार, क्योंकि उस वक्त हमें आजादी नहीं मिली थी।
तो 1945 में गठित हुआ था। इसका काम जो है वो टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करना था भारत के अंदर। एक रेगुलेटिंग बॉडी थी जिसका काम था भारत में तकनीकी शिक्षा से संबंधित कार्य करना, क्योंकि उससे पहले टेक्निकल एजुकेशन के लिए कोई अलग बॉडी नहीं थी, तो अंग्रेजों ने इसको बनाया था। खास तौर पे द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके कंटेक्स्ट में इसको स्टैब्लिश किया गया था। बाद में इसी को व्यापक स्वरूप में भारत सरकार ने भी अपनाया और इसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब चेंज किए गए, कई इसको नए कार्य सौंपे गए, और ये भारत में तकनीकी शिक्षा के मामले में केंद्रीय निकाय है, सर्वोच्च बॉडी है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो आंसर आ जाएगा ए। पहले ये सिंपल बॉडी थी, एक ऑर्डर बना करके बनाई गई थी, लेकिन बाद में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने 1987 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया, वैधानिक दर्जा दिया गया, नॉट संवैधानिक, वैधानिक, स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया। तो ये 1945 से फंक्शनिंग में तो है, लेकिन पहले ये सिंपल बॉडी थी। लेकिन 1986 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, मतलब राजीव गांधी तो 1984 से ही पीएम थे, पर 1986 में 1986 में उन्होंने नई शिक्षा नीति लेकर के आए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। 1986 में राजीव गांधी की सरकार नई शिक्षा नीति लेके आई, और इसी नई शिक्षा नीति के तहत 1987 में, यानी कि अगले ही साल 1987 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया गया, और उस एक्ट के माध्यम से एआईसीटीई को स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी कि वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट के तहत इसको वो किया गया है, बनाया गया है। अगला, विच फ्रेमवर्क डज द एनसीवीटी यूज टू अप्रूव क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशंस को अप्रूव करने के लिए एनसीवीटी किस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग किस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है क्वालिफिकेशन को अप्रूव करने के लिए? 4 ऑप्शंस हैं। ए है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी, बी है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क दैट इज एनएसक्यूएफ, सी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दैट इज एनसीएफ, और डी है नेशनल हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क एनएचईएफ। सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है एनसीवीटी, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, इसने एक क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क डिजाइन किया हुआ है जो बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत व्यापक और गहन अध्ययन करके बहुत शानदार किस्म का ये फ्रेमवर्क है। इसमें लेवल्स है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके 8वें लेवल तक के लेवल्स हैं। हर लेवल में अलग अलग पैरामीटर्स बनाए गए हैं और उसके आधार पे क्वालिफिकेशंस का अप्रूवल किया जाता है वोकेशनल एजुकेशन के मामले में। तो सही आंसर आ जाएगा बी, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एक बहुत ही व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क है जो एनसीवीटी ने डिजाइन किया है, और इसके अंदर बहुत सारे लेवल्स में अलग अलग पैरामीटर सेट किए गए हैं, उसी के आधार पर क्वालिफिकेशन का अप्रूवल होता है। क्वालिफिकेशन के अप्रूवल का मतलब है कि अगर कोई भी ट्रेनिंग सेंटर वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहा है, तो उसको इस फ्रेमवर्क के मुताबिक काम करना पड़ेगा। इसमें दिए हुए नॉर्म्स को, पैरामीटर्स को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के आधार पे आपका टेस्ट होगा, एक्रीडेशन होगा, इसी के आधार पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, इसी के आधार पे सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो बहुत बड़ा और बहुत विशाल, व्यापक फ्रेमवर्क है ये। कोई भी इंस्टीट्यूशन पूरे देश में जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसको इसमें दिए हुए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी उसको एक्रीडेशन सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो सही आंसर आ जाएगा बी। इसको मैंने डिटेल में क्लासेस में पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन, बोथ द स्ट्राइव एंड संकल्प स्कीम्स हैव रिसीव्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि स्ट्राइव और संकल्प, ये जो दोनों इनिशिएटिव्स हैं या योजनाएं, जो भी बोल लो, केंद्र सरकार की, ये दोनों इनिशिएटिव्स जो हैं, ये मतलब इनको वित्तीय सहायता या वित्तीय सहयोग देने वाला इंस्टीट्यूशन कौन सा है? ये एक दोनों स्कीम जो है भारत सरकार ने एक बाहरी एजेंसी के, या बोल सकते हैं एक वैश्विक एजेंसी के वित्तीय सहयोग से शुरू की है। तो ए ऑप्शन है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, बी है आपका वर्ल्ड बैंक, सी है आपका ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, और डी है आपका UNDP। आपको बताना है कि इन दोनों स्कीम्स के लिए पैसा कौन सी संस्था से मिल रहा है या मिला है। 4 ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं। आपको बताना है स्ट्राइव और संकल्प जो केंद्र सरकार के इनिशिएटिव हैं,
इनके लिए वित्तीय सहायता किस वैश्विक संगठन के द्वारा या क्षेत्रीय संगठन के द्वारा दी गई है? IMF के द्वारा यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, बी है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा, सी है एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, और डी है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। करेक्ट आंसर विल बी बी। ये वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से चलने वाली योजनाएं हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे, दैट इज वर्ल्ड बैंक। ये संकल्प और स्ट्राइव जो है दोनों ही वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलने वाली योजनाएं हैं। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया है, पूरा नहीं, कुछ परसेंटेज है 40 या समथिंग, उस पर थोड़ा पैसा इसका वर्ल्ड बैंक, बाकी तो केंद्र सरकार ही लगा रही है, लेकिन कुछ पैसा जो है वो बाहर वालों ने भी दिया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एनसीवीईटी? एनसीवीईटी का प्राइमरी रोल बताइए क्या है? What is the primary role of NCVT? NCVT का primary role क्या है? To regulate higher education institutions, to set standards and regulate vocational education and training, to oversee school education curricula, और D to manage technical education exclusively। ये मैं बता चुका हूं, हम लोग डील कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ये अभी हमने प्रीवियस में ही क्वेश्चन में डील कर लिया, उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। एनसीवीटी के वैसे बहुत सारे काम है, अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा मैंडेट है, उसके कई सारे काम है, पर उन सभी कामों का एक ही चीज से मेन रिलेशन है। उसी को अगर आप एक्सटेंड करके डिटेल में समझते हैं तो बहुत सारे काम उसी में से निकल आते हैं, पर मुख्य काम एक ही है, वो है देश में वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस डिवाइस करना यानी डिजाइन करना। इसका मेन काम यही है, बाकी सारे काम इसी से रिलेटेड है, इसी के सब कैटेगरी में आते हैं। मुख्य काम यही है कि पूरे देश में वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, पैरामीटर्स डिजाइन करना और उनका रेगुलेशन करना, ताकि वर्ल्ड लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। आप जानते हैं स्किल इंडिया मिशन जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था, उस स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च करते हुए एक मेन बात, एक मुख्य बात जो प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई थी, वो ये की गई थी कि इसका प्राइम फोकस है इंडिया को वर्ल्ड की स्किल कैपिटल बनाना, भारत को पूरी दुनिया की कौशल राजधानी के रूप में, स्किल कैपिटल के रूप में डेवलप करना। अर्थात हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो बहुत सारे यूथ है जो काम करने वाली कैटेगरी में है, वो जा करके पूरी दुनिया में लेबर प्रोवाइड कर सके जहां पर लेबर की जरूरत है, स्किल लेबर मतलब, ताकि अगर हमारे देश के लोगों के पास, यूथ के पास स्किल होगी, वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, तो वो न केवल इंडिया के मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में जाकर भी जॉब हासिल कर सकेंगे जहां पर स्किल लेबर की जरूरत है। तो इसी उद्देश्य के तहत एनसीवीटी गठित किया गया था 2018 में, और इसका प्राइम फोकस है कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग का लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो वर्ल्ड मार्केट की नीड्स के मुताबिक होना चाहिए। ये उसी के लिए क्वालिफिकेशन डिजाइन करता है। तो सही आंसर आ जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरनल स्ट्रेंथ? ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है, स्वॉट एनालिसिस। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट नंबर 3। ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इंटरनल स्ट्रेंथ का क्या एग्जांपल है इनमें से। ए, न्यू मार्केट रेगुलेशंस, बी, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन, सी, इकोनॉमिक रिसेशन, और डी, कॉम्पिटिटर्स न्यू प्रोडक्ट। सही आंसर इसका भी बी ही आएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए आप किसको, इनमें से किसको इंटरनल स्ट्रेंथ मानोगे? न्यू मार्केट रेगुलेशन ये तो अपने हाथ में नहीं है, ये तो सरकार या मार्केट के जो रेगुलेशन करने वाली अथॉरिटीज है उनके हाथ में होता है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है। ए जो आपको दिख रहा है ये एक्सटर्नल फैक्टर है। मार्केट में क्या नई नीतियां बनती है, क्या नियम बनते हैं, या तो सरकार डिसाइड करती है, या मार्केट फोर्सेस जो होती है, बाजार की जो शक्तियां होती है, डिमांड है, सप्लाई है, ये जो अथॉरिटीज है वो डिसाइड करेगी, या फिर सरकार कानून बनाती है मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों के बस में नहीं है ये चीज, ये एक्सटर्नल फैक्टर है कि मार्केट में क्या नियम बनेंगे, क्या विनियमन बनेंगे, ये सरकार या फिर बाजार के जो नियंत्रक शक्तियां वो डिसाइड करती है।
या तो गवर्नमेंट या मार्केट फोर्सेस की। अगर आप देखोगे इकोनॉमिक रिसेशन, ये भी बाहरी चीज है। रिसेशन अगर आ जाता है तो वो हमारी इंटरनल चीज नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की, वो बाहरी चीज है, हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंस्टीट्यूशन का उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। फिर कॉम्पिटिटर्स न्यू प्रोडक्ट, अगर हमारा जो प्रतियोगी है, मतलब हमारा जो प्रतिस्पर्धी है, उसने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, तो वो भी बाहरी चीज है, वो एक्सटर्नल फैक्टर है। लेकिन हमारे अपने ब्रांड की जो स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है वो क्या है, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो सही आंसर आ जाएगा बी। हमारे अपने ब्रांड, हमारे अपने प्रोडक्ट की, हमारी अपनी सर्विस भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। हमारे अपने प्रोडक्ट या सर्विस की, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी कंपनी से। अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो सर्विस है, वहां कोई प्रोडक्ट नहीं होता। पर यहाँ प्रोडक्ट में आप सर्विस भी शामिल मानो, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे सर्विस या प्रोडक्ट की जो ब्रांड रेपो है, जो ब्रांड वैल्यू है, जो ब्रांड स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन है, वो हमारे लिए एक इंटरनल स्ट्रेंथ का काम करती है, क्योंकि वो हमारी एक शक्ति। अगर हमारा बहुत अच्छा रेपुटेशन बना हुआ है, ब्रांड वैल्यू अच्छी बनी हुई है, तो वो हमारी आंतरिक शक्ति है। बाकी सभी जो है ये ना तो आंतरिक पक्ष है और ना ही ये शक्ति है, ना ही हमारी स्ट्रेंथ है। भाई अगर मार्केट में रेगुलेशन आ रहे हैं तो ये बाहरी चीज है और ये हमारी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरा, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, पहली बात तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, और दूसरी बात है कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदे की चीज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि कमजोरी की हालत है। दूसरा कि हमारे किसी प्रतिस्पर्धी ने अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो वो भी हमारे लिए कोई फायदे की चीज नहीं है, और वो भी बाहरी चीज है। तो सही उत्तर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ द बेनिफिशियरीज अंडर डीडीयू जीकेवाई स्कीम? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत क्राइटेरिया क्या है उम्र का? किस उम्र से किस उम्र तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में स्किल ट्रेनिंग के लिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी फॉर कैलकाटा, 15 से 35। मैंने आपको 18 बता दिया था, 15 है सही आंसर। इसका सही आंसर आ जाएगा 15 से 35 साल। याद रखिएगा 18 नहीं है ना, सही आंसर है इसका 15 से 35 साल। हमने इधर डीडीयू वाला देखा था एक क्वेश्चन, उसको आप देख लीजिएगा, ये रहा है ना, 15 से 35 साल है इसका। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है ये रूरल यूथ को टारगेट करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो युवा हैं उनको कोई भी कौशल सिखा करके, कोई भी स्किल सिखा करके, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके रोजगार से जोड़ने पे ये योजना फोकस करती है। ये भी केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, हमारी भारत सरकार के द्वारा, और पूरे देश में लागू है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना केंद्र सरकार की योजना है, और ये फोकस करती है ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को ट्रेनिंग देके, स्किल सिखा करके कोई रोजगार हासिल करने में मदद करने में। ठीक है, इसका नाम ही है ग्रामीण कौशल योजना। इसमें शहरी क्षेत्र के लोग एलिजिबल नहीं होते, जिनका जो एड्रेस है वो शहर में है, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, इसमें जो उम्र का क्राइटेरिया है वो है 15 साल से 35 साल। मिनिमम 15 साल उम्र होनी चाहिए इसका लाभ लेने के लिए कैंडिडेट की, और 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम से कम 15, ज्यादा से ज्यादा 35। सही उत्तर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंडर विच मिनिस्ट्री डज एआईसीटीई फंक्शन? एआईसीटीई का फंक्शन, मतलब एआईसीटीई जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन जो है वो कौन से मंत्रालय के अधीन काम करती है? पहला है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। याद रखिएगा ये जो एआईसीटीई है ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है ना, ये उसके अंदर नहीं आती, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर नहीं आती है, ये आप याद रखिएगा। ये आप याद रखिएगा कि ये जो एआईसीटीई है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है, शिक्षा मंत्रालय के अंदर। ये स्किल डेवलपमेंट वाली जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो 2015 में बनाया गया था, उसके अंदर एआईसीटीई नहीं आती है।
उसके अंदर एनसीवीईटी आती है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, एनसीवीईटी जो है वो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जबकि एआईसीटीई एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है। इसका काम वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट का नहीं है, इसका काम क्या है, टेक्निकल एजुकेशन। और टेक्निकल एजुकेशन एक बहुत बड़ी अवधारणा है, इसमें इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक वगैरह सब आ जाता है, सारी प्रोफेशनल एजुकेशन आती है। इसीलिए एआईसीटी जो है वो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में, क्योंकि इसका स्पेसिफिकली वोकेशनल ट्रेनिंग का काम नहीं है, ये टेक्निकल एजुकेशन बीटेक एमटेक तक का पूरा देखती है, तो ये इसलिए इसके अंदर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ DDU-GKY? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है उसको किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया जा रहा है, उसका इंप्लीमेंटेशन किसने किया, कौन कर रहा है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको बताना है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, इंप्लीमेंट की जा रही है। कौन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को कौन सा मंत्रालय इंप्लीमेंट कर रहा है, यानी कि क्रियान्वित कर रहा है। 4 ऑप्शन है, पहला है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय यानी कि स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री, दूसरा है शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय, और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। सी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय, और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। याद रखिएगा, ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, मतलब वो इसको क्रियान्वित कर रहे हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा सी फॉर कैलकाटा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, क्योंकि ये ग्रामीण युवाओं के लिए है। कंफ्यूज मत होइएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना केंद्र सरकार की योजना है और इसको केंद्र सरकार का ही जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो क्रियान्वित कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को टारगेट करती है स्किल देकर के रोजगार दिलाने। अगला, Which of the following is not a core principle of NPSDE 2015? NPSDE का मतलब होता है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 2015 में स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है वो पॉलिसी, उस पॉलिसी का नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये बहुत ही की डॉक्यूमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको इसको जरूर पढ़ के जाना है। इससे 2 क्वेश्चन मान के चलिए कि छपे हुए एग्जाम में, और कहीं से प्रश्न आए ना आए, इस पॉलिसी से प्रश्न जरूर आएगा क्योंकि ये की डॉक्यूमेंट है। इसी के आधार पे पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की योजनाएं और प्रोग्राम बनाए और चलाए जा रहे हैं। ये सबसे की डॉक्यूमेंट है। 2015 में ये बनाई गई थी, हालांकि इससे पहले 2009 में एक नीति बनाई गई थी मनमोहन सिंह सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इस नई पॉलिसी द्वारा उस पुरानी पॉलिसी को, 2009 की पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया गया। अब वर्तमान में पूरे देश में जो भी स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड प्रोग्राम्स, स्कीम्स, कार्यक्रम वगैरह चल रहे हैं, सब इसी पॉलिसी के गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क के आधार पर चल रहे हैं। तो आपको बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से ये जो पॉलिसी है इसका क्या कोर प्रिंसिपल नहीं है, नॉट बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर प्रिंसिपल, मतलब क्या इसका उद्देश्य या सिद्धांत नहीं है। ए, क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट, बी, फोकस ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सी, इंक्रीज ब्यूरोक्रेसी विद इन द स्किल डेवलपमेंट सिस्टम, और डी, इंक्लूजन एंड एक्सेस फॉर ऑल। ये आप इस सवाल का जवाब तभी दे पाओगे जब आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, उसका फ्रेमवर्क पढ़ा होगा। बहुत ही एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क है, उसमें इतने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बहुत ही व्यापक फ्रेमवर्क है, बहुत सारे पॉइंट्स पे उसमें चर्चा की गई है। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को शामिल करना, एसटी, एससी, विमेन पे फोकस करना, अर्बन रूरल डिवाइड को ब्रेक करना, ग्रोथ को बढ़ाना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए काम करना, माइंडसेट बदलना, बहुत सारे काम उसमें है। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वो है सी। अगर आप वो पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट का फ्रेमवर्क पढ़ोगे तो उसमें बाकी तीनों पॉइंट्स है, ये सी वाला पॉइंट नहीं है। क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट करना, ये तो ऑब्वियसली स्किल डेवलपमेंट के से जुड़ा हुआ है कि देश में जो लोग हैं उनको
अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग देना, क्वालिटी स्किल ट्रेनिंग देना, उनको स्किल एजुकेशन या स्किल ट्रेनिंग देना, वो भी क्वालिटी वाली। तो ये तो है ही इसका कोर प्रिंसिपल। दूसरा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे फोकस करना, यानी जीवन भर बंदा सीखता रहे, क्योंकि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां लगातार परिवर्तन होते रहते हैं मार्केट में। आपने आज कुछ सीख लिया तो वो कुछ समय बाद आउटडेट हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो आज आपने किसी टेक्नोलॉजी पे काम सीखा, पता चला 3 साल बाद उस टेक्नोलॉजी का काम ही खत्म हो गया मार्केट में। तो आप जिंदगी भर सीखते रहने की प्रक्रिया में रहना चाहिए आपको, क्योंकि हम ऐसे दौर में जहां रोज नई नई चीजें आती है टेक्नोलॉजी, इसलिए पुरानी चीज बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाती है। साथ ही साथ इसमें यह भी फोकस किया गया है कि जो लोग पहले ही सीख चुके हैं कहीं, यानी जो किसी इंस्टीट्यूशन में जाके जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, घर में, परिवार में, किसी दोस्त के यहाँ या किसी भी इनफॉर्मल तरीके से ट्रेनिंग ली है, उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाए, जिसको आरपीएल बोलते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। तो वो भी इसके दायरे में आ जाता है। डी की अगर आप बात करोगे, इंक्लूजन एंड एक्सेस फॉर ऑल, ये भी इसके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। एससी, एसटी, विमेन, ओबीसी, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, गांव में रहने वाले, जनजातियों में रहने वाले सभी को स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ना, ये भी इसका फोकस है। ये जो तीसरा है, ब्यूरोक्रेसी को डेवलप करना, ये इसका फोकस नहीं है ना, इसका कोई जिक्र नहीं है और ये एकदम इररेलेवेंट चीज है इस मामले में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स इज एसोसिएटेड विद एआईसीटीई? इनमें से एआईसीटीई ने कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया है? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल वोकेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क। इसमें ये जो चारों आपको इनिशिएटिव दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा इनिशिएटिव एआईसीटीई द्वारा शुरू किया गया है? तो सही आंसर आ जाएगा ए। योर आंसर विल बी ए फॉर आगरा। ये जो एनसीवी, ये जो एनएसक्यूएस है, ये तो एनसीवीटी ने शुरू किया है, और ये बाकी दो तो कुछ होते ही नहीं है, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है। ये जो एनवीईएफ है, ये कोई चीज ही नहीं है, ऐसे ही बना बुना के लिख दिया है। ऐसा कोई फ्रेमवर्क है ही नहीं जिसको हम नेशनल वोकेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क बोले, ऐसा कोई फ्रेमवर्क एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे ही जोड़ जाड़ के लिख दिया है। और नेशनल हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क, ऐसा भी कोई फ्रेमवर्क नहीं है। बाकी बचा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क है तो सही, पर ये एआईसीटीई नहीं चला रहा है, उसने नहीं शुरू किया है, ये एनसीवीटी का है। अभी अपन ने पढ़ा ही पिछले प्रश्नों में। हालांकि जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, ये एआईसीटीई का इनिशिएटिव है, ये एआईसीटीई ने लिया है। तो सही आंसर आपका आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, which ministry is primarily responsible for the implementation of national policy on skill development and entrepreneurship? वही जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, इस पॉलिसी को कौन सा मंत्रालय लागू कर रहा है, या कौन से मंत्रालय का कार्य है इसको लागू करना प्राइमरीली? वैसे तो कई मंत्रालय इससे जुड़े हुए हैं, कई मंत्रालय इससे अप्रत्यक्ष रूप से या किसी न किसी रूप में जुड़े हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य मंत्रालय है वो कौन सा है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रमुख रूप से जो मंत्रालय इसको लागू करेगा वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि इस मंत्रालय को इसी को लागू करने के लिए ही बनाया गया है, राइट। तो सही आंसर आ जाएगा सी। वैसे तो जैसे अभी हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना पढ़ी, अब वो योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय चला रहा है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो वो भी एक तरह से स्किल डेवलपमेंट का ही काम कर रहा है भाई। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है? स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाई जाने वाली योजना है, गांव के लोगों के लिए, गांव के युवाओं के लिए, लेकिन वो ये मंत्रालय नहीं चला रहा, वो तो ग्रामीण विकास मंत्रालय चला रहा है ना। कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जो और भी, जैसे रोजगार मंत्रालय जो है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वो भी कुछ योजनाएं चला रहा है जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। ऐसी कुछ योजनाएं दूसरे मंत्रालय भी चला रहे हैं, पर जो मुख्य 90% इस योजना को जो मंत्रालय लागू कर रहा है या इस पे काम कर रहा है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये मंत्रालय भी इस योजना के साथ ही 2015 में गठित किया गया था, इसको लागू करने के हिसाब से। तो 90% काम यही कर रहा है। इसीलिए यहां पर आप एक शब्द देखोगे, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल, मुख्य रूप से, बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए यहां पे क्या शब्द लिखा है? प्राइमरीली, क्योंकि बाकी मंत्रालय भी किसी न किसी रूप में इससे रिलेटेड काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी करता है, जैसे हमने देखा कि एआईसीटी किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। लेकिन जो प्राइमरीली जो काम करता है वो ये करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश फर्स्ट। यहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हैं, आपको बताना है इनमें से पहले किसको गठित किया गया। एनसीवीईटी, एआईसीटीई, बोथ वर एस्टेब्लिश इन द सेम ईयर और नाइदर वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑफिशियली। मतलब एनसीवीईटी और एआईसीटीई में से पहला कौन बना? एनसीवीईटी पहले बना, एआईसीटीई पहले बना, दोनों एक ही साल में बने और दोनों को ऑफिशियली स्टेब्लिश नहीं किया गया। सही उत्तर क्या आएगा? सही उत्तर आएगा बी। आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। एआईसीटीई पहले बना है। एआईसीटीई जो है वो 1945 में पहली बार बना और 1987 में उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। तो वो बना तो 1945 में ही था अंग्रेज सरकार के दौर में, और 1987 में उसको आपका स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया एक्ट बना करके। ठीक है, जबकि एनसीवीईटी जो है वो तो बहुत बाद में बना, वो तो 2018 में बना है और 2020 से प्रॉपर फंक्शनिंग में आया है, बना 2018 में। तो एनसीवीईटी का गठन 2018 में हुआ, जबकि एआईसीटी का 1945 में ही हो गया था गठन की बात करें तो। एआईसीटी को 1987 में वैधानिक दर्जा मिला और एनसीवीईटी जो है वो 2020 के अगस्त से फुली फंक्शन है, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था तो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका बी, क्योंकि ये दोनों तो अब इररेलेवेंट ही हो गए, दोनों ऑप्शन किसी काम के नहीं बचे। अगला प्रश्न, द भारत स्किल पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। भारत स्किल पोर्टल जो है वो कौन सी संस्था ने शुरू किया है? नीति आयोग, डीजीटी, यूजीसी और एआईसीटी। दो तीन क्वेश्चन और है। आपको बताना है कि ये जो आपका ये जो भारत स्किल पोर्टल है, भारत स्किल पोर्टल की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई, किस बॉडी के द्वारा की गई? नीति आयोग के द्वारा, डीजीटी का मतलब होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। शुड आई राइट इट? डायरेक्टोरेट आपने पढ़ा ही होगा वैसे, ये पहली यूनिट में है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ये फर्स्ट यूनिट में है, मैंने पढ़ा भी दिया है। डीजीटी बोलते हैं इसको। यूजीसी आप जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एंड लास्ट इज एआईसीटी, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये जो भारत स्किल पोर्टल है, ये इनमें से किस संस्था ने लागू किया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी, ये डीजीटी द्वारा लागू किया गया है ना। आंसर विल बी बी। ये डीजीटी ने एक पोर्टल लागू किया है, मतलब पोर्टल शुरू किया है, ऑनलाइन पोर्टल है, डिजिटल पोर्टल है, जिसको स्किल पोर्टल बोलते हैं, भारत स्किल पोर्टल बोलते हैं। यहां पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा पोर्टल है ये जो भारत स्किल पोर्टल है, पूरे देश में कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। मतलब आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, आप इसको एक्सेस करके अपने आप को यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या ट्रेनिंग ली है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना पढ़े हो, क्या उम्र है, उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हो। अगर कोई रोजगार मेले वगैरह लगते हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट फेयर लगते हैं, उसकी भी जानकारी इस पे रहती है। आपको वो लोग इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ये स्कीम्स की भी जानकारी देते हैं, तमाम चीजें उस पर अवेलेबल है। तो ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है, अगर आप चाहो तो इस पे रजिस्टर कर सकते हो। भारत स्किल पोर्टल नाम याद रखिएगा, ये डीजीटी ने मतलब डीजीटी ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज एनसीवीटी ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मैंने आपको बताया 5th of December 2018। सही आंसर आ जाएगा बी। एनसीवीटी जो है वो 5 दिसंबर 2018 को फॉर्म की गई थी, बनाई गई थी, है ना। एनसीवीटी को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 5 दिसंबर 2018। सही आंसर आ जाएगा बी। व्हाट इज द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम? सीटीएस क्या है? अ फाइनेंशियल एड प्रोग्राम, अ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर्ड बाय डीजीटी, अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम और बिजनेस डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसका भी आंसर आ जाएगा बी। आप इसको पढ़ते ही हो डिटेल में। सीटीएस जो है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम है। ये क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम जो है वो एक वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम है जो डीजीटी के द्वारा चलाई जाती है क्राफ्ट्समैन को ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है ना, ये बाकायदा क्राफ्ट्समैन के ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम है। इसके लिए एक आईटीओटी और एक आपकी
NSDC करके 2 इंस्टीट्यूट रहते हैं जिसमें इसकी ट्रेनिंग मिलती है। तो ये CTS बेसिकली जो ट्रेनर्स होते हैं, है ना, उनके लिए डिजाइन की जाने वाली ट्रेनिंग है। नहीं, ये उनके लिए नहीं है, सॉरी, वो तो CITS है। ये तो नॉर्मल ट्रेनिंग है, ITI में इसकी ट्रेनिंग मिलती है, वो CITS है, सॉरी, ये CTS पूछ रहा है ना। CTS जो है वो भी चलाई तो जा रही है DGT के द्वारा, ये ITI में ही इसकी ट्रेनिंग मिलती है, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसी में ट्रेनिंग मिलती है। ये तो नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए है, मुझे लगा ये CITS है। जो CITS है वो इंस्ट्रक्टर्स के लिए होती है, ये तो नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए है, जो 10वीं पास है उनके लिए है। ये जो क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम है ये नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए है, आपके मेरे जैसे जो मतलब नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, 10वीं पास कर चुके हैं, उनके लिए है। और इसके अंदर आपको अलग अलग जॉब रोल्स में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, और ये इसकी ट्रेनिंग मोस्टली ITI में होती है। ITI मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसके लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो प्रिंसिपल के लिए। ये ITI जो होते हैं आपको हर जगह मिलेंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इन्हीं ITI में ये CTS ट्रेनिंग दी जाती है, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है, इसी के तहत ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसकी ट्रेनिंग ITI में ही होती है, और नॉर्मल कैंडिडेट इसमें जाते हैं 10वीं पास जो होते हैं वो। अलग अलग जॉब रोल्स रहते हैं इसमें, वेल्डिंग से लेके और बहुत सारे, ठीक है। तो सही आंसर आ जाएगा B। तो ये DGT के द्वारा चलाई जा रही स्कीम है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के DGT के द्वारा ये प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, और वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। अगला, द MPSS DEGB हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन। MPSS DEGB जो है वो किन दोनों के बीच में गैप ब्रिज अप करने में मदद करता है? सिटीज एंड रूरल एरियाज, स्किल्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स। तो इसका भी आंसर B आ जाएगा, आप जानते हैं। MPSS DEGB का फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, ठीक है। मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, ये जो है स्किल्ड वर्कर और एम्प्लॉयर्स के बीच में गैप को ब्रिजअप करता है, मतलब जॉब प्रोवाइड करता है। इसका नाम ही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। तो जो कैंडिडेट्स हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी आप बोल लो, तो जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको स्किल ट्रेनिंग देना, स्किल प्रोवाइड करना, कोई काम सिखाना, कोई वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग देना, और उसके बाद फिर उनको किसी न किसी रोजगार से जोड़ना, ये इसका काम है। तो स्किल्ड वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में ये सेतु की तरह से काम करता है। अब आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द DGT ऑपरेट? DGT कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि DGT जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये C फॉर कैलकाटा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। पहले जो है ये मतलब जब से 2015 में ये मिनिस्ट्री बनी है, ये इसी के अंदर आता है। तो जो DGT है वो किस मंत्रालय के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो सही आंसर आ जाएगा आपका C फॉर कैलकाटा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है, सही आंसर C आ जाएगा, ठीक है। तो अब आज का ये जो सेशन है हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब ये जो सेशन है इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरह से अपनी तैयारी को रखना है। आपको इसी तरह अपनी तैयारी रखना है। आप ये पेपर का लेवल देख लीजिए जो मैंने यहाँ बताया है, इससे ज्यादा लेवल के प्रश्न नहीं आते हैं। आप पुराना पेपर भी देख सकते हो। मैंने पिछली बार भी बहुत सारे MCQ के सेशन यूट्यूब पे भी करवाए थे, ऐप पे भी करवाए थे, और उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया था, ठीक है। तो इसी तरह से इस बार भी आपको केवल ये ट्रेनिंग सेशन का लेवल देखना है, मतलब ये सॉरी MCQ सेशन का लेवल देखना है। जो लेवल क्वेश्चंस का यहाँ है, ये इससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। पिछली बार का हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वहां मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहा था। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो हमारे क्लासेस के बाहर आया हो। तो आप केवल इसी को अटेंड कर लोगे तो यू विल सेल थ्रू, आपका काफी काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारे MCQ सॉल्व किए। ऐसे ही और सेशंस में आपके लिए लगातार लेते आऊंगा। जब तक आपका मेन एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही बहुत सारे सेशंस नेविगेट इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर के आएगा, जिसमें आपको बहुत सारे MCQs में सॉल्व करवाऊंगा।
तो आप लोग इसी तरह बने रहिए। आप एप्लीकेशन पे जो एमसीक्यूज का जो एक अलग से कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें आपको सारी एमसीक्यूज मिल जाएंगे, सारी सेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर जो लोग नहीं है अभी वहां पर, उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और इसको ही आपको मेरे साथ केवल सॉल्व करते रहना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है इससे बाहर प्रश्न पत्र में नहीं जाएंगे प्रश्न। और लेवल भी यही रखना है ना, जब भी आप पढ़ने बैठो, तैयारी करने बैठो, मैं जो क्लासेस में पढ़ा रहा हूं तो ये लेवल आपको मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है। तो आज काफी क्वेश्चन हल कर लिए, इससे आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा एग्जाम में। अब आज के सेशन को खत्म करते हैं, ऐसे ही एमसीक्यू का कोई और सेशन लेकर के मैं फिर और आगे आपसे मुखातिब रहूंगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।